नमस्कार मित्रों, आज आरआईज की एनुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित आदरणीय ज्योत्सना सूरी जी, प्रभात जैन जी, शिशिर जयपुरिया जी, प्रवीण राजू जी, बीनेश मेनन जी और देश भर से आए हुए सभी स्कूल्स के एकेडमिशियंस, मैनेजमेंट की मित्रगण और आपके सभी पार्टनर्स, आपकी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, आपकी सभी स्टेक होल्डर्स, पत्रकार साथीगण, मैं आप सबका आभारी हूं। आप लोगों ने फिक्की की इस अगस्त बॉडी में आरआईज फिक्की की अनुबंधित एक संगठन है। आप सब लोग स्कूल एजुकेशन को क्वालिटेटिव करने के लिए रीइन्वेंशन की एक शब्द लगाया है। आपकी इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में हमें आपने आमंत्रित किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, ये एनईपी इम्प्लीमेंटेशन की 5th ईयर है। 2020 जुलाई में इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई। मित्रों, हम 21st सेंचुरी की 3rd डिकेड में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब अटल जी देश की प्रधानमंत्री की दायित्व में रहे, बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, उन दिनों में स्कूल्स की देश में हालत क्या थी? उस समय में मैं एक यंग लेजिस्लेचर था। 2 प्रायोरिटी थी उन दिनों में, यानी तब तक देश की आज़ादी को लगभग 50 साल भी पूरे हो चुके थे। तब तक हमारी स्कूल की जीआर की क्या स्थिति थी? उस समय में लगभग एक साइजेबल नंबर स्कूल इकोसिस्टम की बाहर होता था। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। टीचर्स बहुत ट्रेंड, कॉम्पिटेंट भी नहीं थे। उसके कारण एक मास एनरोलमेंट टीचर्स की भी की गई। कैपेसिटी बिल्डिंग बाद में करवाया गया, लेकिन पहले 12th पास किया हुआ एक मेरिट ऑर्डर निकाल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन लोगों को नियुक्ति दिया गया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 25 साल पहले की बात है। अभी भी देश की स्कूल्स में 2 सिंबल उसकी अभी भी जीवित है। एक पेंसिल में बच्चे लटके हुए एक चित्र अभी भी स्कूल्स में है। स्कूल एजुकेशन की भारत में वो लोगो करके काम कर रहा है। दूसरा, चलो हम स्कूल चले, इस प्रकार की एक राइम्स देश में आज एस्टेब्लिश हुई है। उससे आज अगर हम 2024 में 25th को जाते जाते हम इकट्ठा हुए हैं, आप अनुमान करो 25 साल पहले आपकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में क्या थी? तब भी आप थे। मैं उड़ीसा से आता हूं। मेरे बहन शिल्पी जी की विशेष आग्रह से मैं यहाँ आ गया सुबह सुबह। मैं याद कर पाता हूं, हम विधानसभा में 3 दिन डिबेट किए थे प्राइवेट स्कूल की फीस क्या होनी चाहिए। और अभी भी ऐसा एक स्कूल है, शायद हाईकोर्ट उसकी फीस मॉनिटरिंग करता है। हाईकोर्ट की वकील और आदरणीय जज साहब की परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल की फीस डीरेगुलेटेड, लेकिन वो स्कूल की फीस अभी भी रेगुलेटेड है। अभी हमारे जैन साहब ने कहा कि रिफॉर्म्स प्रदेशों में कहाँ कहाँ लागू हुआ। इनकी हिम्मत अभी भी थोड़ा कम है कहाँ लागू नहीं हुआ कहने के लिए। वो दिल्ली के नाम लेने में डरते हैं, आप भी लोग डरते हो।
देखो, एक सोसाइटल चेंज हुई है। 25 साल पहले, अच्छा मैं मानता हूं प्राइवेट स्कूल हमारी देश में एक इंटर कॉन्ट्रडिक्शंस में खड़ा है। आप उसको बड़े एलिट शब्द लगाए हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स। अच्छी बात है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये मानता हूं कुछ दोज हु कैन अफोर्ड दे शुड गो टू ए स्कूल ऑफ देयर चॉइस, इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन भारत में एक फंडामेंटल चीज आप लोगों के मन में है, मैं नहीं है इसकी प्रकार की मेरा अभिमत भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको कहता हूं, भारत में एजुकेशन से एक बड़ा डेफिनेशन के साथ हम जुड़े हैं, नॉलेज। भारत में ज्ञान को, नॉलेज को कभी ट्रेड नहीं किया गया है। भारत में विद्या को दान के रूप में दिया गया है। ये डाइकोटोमी तो है कि नहीं है? सेल्फ फाइनेंस स्कूल और दान, ये दोनों एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस में चलते हैं। चेंजिंग वर्ल्ड में उसकी बीचों बीच रास्ता निकालना पड़ेगा। और मेरा कन्विक्शन है, आज मैं कोइंसिडेंट ये ऐसा है, सुखद संयोग ये है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूं। मैं देश की स्टूडेंट यूथ मूवमेंट से निकल के आया हूं, इसलिए मेरे पिछले 40 साल की सोशल लाइफ में ज्यादातर मेरे को एजुकेशन की इर्द गिर्द रहना पड़ा है। भारत एक युवाओं की देश है, इट्स यंग सोसाइटी। ऑलमोस्ट 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। आज हमारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 250 मिलियन से 25 करोड़ से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में नियर 5 करोड़ बच्चे हैं। देश में 30 करोड़ 300 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। और उस सारे सिस्टम को 25 साल पहले हमको स्कूल में बच्चों को भर्ती करने के लिए ड्राइव करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, जून महीने में, वो आज भी वो परंपरा है, बच्चियों को स्कूल में ले आने के लिए खुद 3 दिन गुजरात की मई जून की गर्मी में वो जाते थे। अभी भी ड्रॉप आउट्स देश की कई डिस्ट्रिक्ट्स में इशू बना हुआ है। उस बीच में वो जो मंथन हुई है पिछले क्वार्टर सेंचुरी में, उसमें से आपकी एक मजबूत स्थिति बनी है। मेरा मानना है कि आप लोग ज्यादातर फिलैंथ्रोपिक मोड पे ये काम कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आपके पास कुछ मेरे 2-3 निवेदन करने के लिए। एक सर्विस है, धीरे धीरे एक रोबस्ट सोसाइटी में सारे चीजों की एक इकोनॉमिक्स भी है। आप वहां तक जाना जहां तक सोसाइटी में बहुत अनादर आपके ऊपर हो, ऐसे नहीं करना स्थिति कभी। मैं उसकी डेफिनेशन को बहुत वाइड एंड ब्रॉड आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। आपकी जिस कम्युनिटी में आप हो, जिस प्रोविंस में आप हो, उसकी जो साइकोलॉजी है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें आप रीएडजस्ट खुद को कर चुके हो, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी मेरा निवेदन रहेगा कि एनईपी को इंप्लीमेंटेशन करने में जो मॉडल या बेंचमार्क बनाने की एक जरूरत होती है, उसमें शायद आप हमारे सबसे मजबूत पार्टनर हो सकते हो। टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग में हो, न्यू पेडागोजिकल अप्रोच के बारे में हो, या इनोवेशन। आज हमारे देश में बच्चों में, कल कोई एक मीडिया हाउस की फोरम पे मेरे को अवसर मिला एक प्रश्न की उत्तर देने में। हमें देश में जॉब सीकर चाहिए या जॉब क्रिएटर चाहिए, उसकी बैलेंस क्या है? मित्रों, कोई भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी में जॉब सीकर भी चाहिए, सारे लोग जॉब क्रिएटर नहीं बन पाएंगे, लेकिन सारे लोग जॉब सीकर भी नहीं हो सकते हैं, जॉब क्रिएटर भी चाहिए।
जॉब क्रिएशन के लिए वेल्थ क्रिएशन की आवश्यकता है। वेल्थ, जॉब, ये दोनों चीज इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। इनोवेशन लैबोरेटरी बनाने में आपकी स्कूल्स देश में बेंचमार्क तैयार कर सकता है, आप कर भी रहे हो। आइसोलेटेड एग्जाम्पल आपको अगर हम देखें तो बहुत अच्छे बनाए हो, लेकिन इसको कैसे सोसाइटी में ले जाना, ये जो चर्निंग हो रहा है, ये जो मंथन हो रहा है, इसमें जो अमृत निकल रहा है, इसमें ग्रेटर सोसाइटी में ग्रेटर गुड की इंपैक्ट कैसे डालेगा, इसकी आरआईज के अंदर से कुछ प्रक्रिया निकले, कुछ प्रोसेस निकले जिसमें सोसाइटी को फायदा होगा। मित्रों, देश के सामने मैं इन दिनों में सीबीएसई को सुझाव दिया है एक ग्लोबल बोर्ड बनाने के लिए। भारत में तो आज अराउंड 250 मिलियन स्टूडेंट्स है ही एंट्री लेवल पे क्लास 1 पे। आजकल तो एजुकेशन ईयर 15 ईयर ही हो गया। आप सभी के पास प्ले स्कूल की फॉर्म में किंडरगार्टन पहले भी होती थी, उसको हम लोगों ने बाल वाटिका का नाम दिया, बीबी केजी के नाम पे। थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी देश में आप लोग चाहोगे तो उसमें थोड़ा और सुगमता आ जाएगी। बाल वाटिका 1, 2, 3। हमें आवश्यक चाहिए कि नया राइम्स चाहिए जिसमें देश के बच्चे जुड़ेंगे। हम मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी स्ट्रेंथ है। यूएन मल्टीलिंगुअलिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है। आप अगर उसमें थोड़ा इनिशिएटिव लोगे, हमारी पास जितनी रिपोजिटरी है, 1000 से ज्यादा लैंग्वेज भारत में है, बोली है, लिंगुआ फ्रैंका है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है और सब इंटरकनेक्टेड है। भारत में हम 4 पुरानी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी। कुछ क्लासिकल लैंग्वेज और भी कहा है, संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत। ये 4 भाषा की एज मोर देन 10,000 ईयर्स एगो है। ये दुनिया की ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो अर्ली डेज में प्राइमरी इनोवेशन हुआ है वो लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में जो आगे शेप लिया लैंग्वेज की, लिपि के रूप में, प्रोनाउंसिएशन के रूप में, उच्चारण के रूप में, जिसमें इमोशन, जिसमें साइन सब जुड़ा हुआ है, वो भारत में एक नहीं 4 है। हमारी कोशिश है कि भारत की अंदर बच्चों में क्रिटिकल माइंडसेट बनाने के लिए हमें मल्टीलिंगुअलिज्म पे जोर देना पड़ेगा। उसमें आपकी मदद चाहिए। जब मैं ग्लोबल बोर्ड के बारे में बात कह रहा हूं, उसके उद्देश्य भारत की बच्चों को तो संभालना ही है, उनमें ग्लोबल सिटीजनशिप की एक स्पिरिट लाना है। एसडीजी गोल्स को पूरा करने के लिए बिना एक ग्लोबल थिंकिंग लाने के बजाय ये नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में जिस प्रकार के डिसरप्टिव सोसाइटी बन रहा है, उस समय में हमें दुनिया को एक गांव के रूप में देखना पड़ेगा। उस समय में अगर भारतीय स्कूल इकोसिस्टम को हम, यही अवसर है हमारी, पिछले बार भारत में G20 समिट हुई, प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि कारण उसमें उस अवसर पे हम लोगों ने ग्लोबल साउथ की भी कॉन्फ्रेंस किया। मैं ग्लोबल साउथ के एजुकेशन फोरम पे बैठता हूं। सबसे ज्यादा अपेक्षा उनकी है कि आप हमें एक रोल मॉडल हमारे सामने दे दो, प्राइमरीली स्कूल एजुकेशन के लिए। आज हमारे वहां कैम्ब्रिज बोर्ड काम कर रहा है, आईवी बोर्ड काम कर रहा है।
हमारी एम्बिशन क्यों नहीं होनी चाहिए आपकी लीडरशिप में, हमें सीबीएसई को या और कोई एक सीबीएसई ग्लोबल बोर्ड को यूज करते हुए दुनिया में हम पहुंचे। उसमें भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत की जो नॉलेज रिपोजिटरी है, हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, हमारी वैल्यू चेन वहां तक पहुंच सकता है। ये आप कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। मित्रों, मैं स्कूल में जब जाता हूं, मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमारी बच्चे रोड लर्निंग में है या क्रिटिकल थिंकिंग की पाथवे में है। ये एक मेरे से ज्यादा अनुभव आप लोगों को है, क्योंकि बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, उनको आप कई डिकेड्स के साथ आप उसके आपकी एक प्रैक्टिस और अनुभव हो चुका है। हमें लगता है कि हम एक उस विषय में भी थोड़ा कुछ नया दुनिया बनाने की आवश्यकता है, उसको भी थोड़ा अनबंडल करना पड़ेगा, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें उसको भारत की आपकी की हुई एक्सपेरिमेंट को, आपकी स्कूल्स के अंदर की हुई एक्सपेरिमेंट को हम पैन इंडिया कर सकते हैं, उसको ग्लोबल भी कर सकते हैं। और भारत के अंदर स्कूल्स एजुकेशन में इतने बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मैं कोई भी स्कूल को जाता हूं, उसमें मैं दो चीज नया लर्निंग लेके लौटता हूं कि यहां पे ये चीज अच्छा है। चैलेंज ये है कि उसको कैसे स्केल करें, उसको कैसे निर्विवादित करें, ये एक चुनौती हमारे सामने रहती है। मित्रों, अभी देश में नई टेक्स्ट बुक बन रही है। आउट ऑफ 15 ईयर हम लोगों ने 7 क्लास की बाल बाटिका 1, 2, 3 से लेके क्लास 6 तक हमने नया टेक्स्ट बुक बना लिया है। पहली बार देश में स्किल को एजुकेशन की फॉर्मल पार्ट बनाए, सब्जेक्ट बनाया गया है। यह कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं रहेगा। हमारी देश में बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको इनोवेटर बनाने के लिए, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यह एस्पिरेशनल बनाने के लिए उसको पार्ट ऑफ सब कैरिकुलम लाया गया है, सब्जेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है। अभी आपकी मदद चाहिए। स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12 की नया टेक्स्ट बुक बनेगा। और विशेष करके मैं इसी मोह पे आपके पास आया हूं। सरकार एक्टिवली सोच रही है 9, 10 और 11, 12 इसमें एनसीएफ ने एक एनविजनिंग किया है, लर्निंग कंटेंट क्या रहेगा। लेकिन इसको आने वाले 50 साल को सामने रखते हुए 2047 उसकी फेज 1 है, उसके आगे भी और 25 साल तक हमारी स्कूल एजुकेशन में 9, 10, 11, 12 इसमें ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्निंग आराइज करे। ये मैं निवेदन करने आपके पास आया हूं। आपकी एक सार्थक फोरम है, सिर्फ ये इवेंट तक सीमित नहीं रहता है, आपकी कुछ रिकमेंडेशंस रहता है। उस रिकमेंडेशन को सरकार गंभीरता के साथ लेगी। हमारी एनईपी की एक प्रमुख एक्सपेक्टेशन है अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसको जब मैं कहता हूं, मैं आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए नहीं कहता। तुम सोसाइटी में, एक फ्री मार्केट में, ओपन सोसाइटी में जो अफोर्डेबल, जिसकी जो परिभाषा है वो उसमें जाए। लेकिन आरटी को इंप्लीमेंट आप भी करते हो, वो भी हमारी काम होती है। हम भारत में नया मॉडल बना ही लेंगे, आपकी मदद से ही बना लेंगे, आपको चर्चा करके बना लेंगे। लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति आपकी इकोसिस्टम से आए, यह आपसे अपेक्षा है। मैं आपको मित्रों अंत में एक याद दिला के जाता हूं। भारत की स्ट्रेंथ
21st सेंचुरी एक नॉलेज बेस्ड सेंचुरी होगा। पहले टेक्नोलॉजी की एज लाइफ स्पैन 2-3 डिकेड भी होते थे। बाजाज स्कूटर हमारी मार्केट में आया तो 20 साल चला, उसके बाद इंजन की शेप बदली, उसके बाद अभी ईवी आ रहा है और ईवी की चेंजिंग टाइम और डिफरेंट मॉडल और पुराने दिन जैसे नहीं रहेगा। अभी टेक्नोलॉजी की लाइफ स्पैन 2-4 साल ही रहेगा और आने वाले दिनों में एआई, एमएल ये सब के कारण ये और फास्ट हो जाएगा। उस समय में हम किस पे जोर दें? नॉलेज की आउटर कंटाउर पे जोर दें या हमारी जो थॉट प्रोसेस हमें हमारे देश में ज्ञान को, नॉलेज को, विद्या को एक दृष्टि से हम लोग दिखे हैं, उसी पे जोर दें। मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि आउटर कंटाउर तो टेक्नोलॉजी के कारण बदलते जाएगा। जैसे अभी जोशना जी ने कहा कि हमें एआई के ऊपर राइड करना है, एआई हमारे ऊपर राइड ना करे। कुछ समय में आएगा कि सिर्फ बॉट्स ही रहेंगे, यह भी समय आ सकता है। इसके नया उपाय भी हम निकाल सकते हैं। ये सारा विषय की जर्मिनेशन कहां होगा? स्कूल्स में होगा, अर्ली एज में होगा। इसलिए आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा हो जाती है। मैं आपकी इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में आके बहुत आनंदित हूं, बहुत हमको अच्छा लगा। आपने हमें कुछ विचार रखने के लिए अवसर दिया और आपकी जो अब तक की जो रिकमेंडेशंस आए हैं, मैं कभी उसको डिटेल से समझना चाहूँगा। आपको मैं निमंत्रण कर देता हूँ, आप आइए, उस विषय में हम और विमर्श करेंगे। एनसीईआरटी, एनसीटी, सीबीएसई, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये भारत सरकार को एनआईओएस, ये आपकी लर्निंग मॉडल को भी हम, आपकी पेडागोजी को, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें भी ऑल इंडिया करनी है, स्टेट बोर्ड्स तक ले जानी है। एक अंतिम निवेदन कर रहा हूं, एक अपील करके जा रहा हूं। मित्रों, स्कूल में मेंटल हेल्थ कंडीशन एक अभी की नई चैलेंज करके पहले भी था, लेकिन इसके आज एक नया रूप है। उसमें कोचिंग एक प्रसंग बना हुआ है। प्राइवेट स्कूल को मेरा एक अपील है और मैं आरआईज में फोरम पे कह रहा हूं, आपकी भी दायित्व बनती है डॉमी स्कूल को एंटरटेन ना करने के लिए। आपको ही मालूम है, जैन जी, आपको मालूम है कि नहीं कौन डॉमी स्कूल चलाता है ना? नहीं है? कि हम सबकी दायित्व है डॉमी स्कूल को बंद करवाना। सरकार की प्राथमिकता में यह है, आपकी मॉडल चलाओ, हम आपके साथ हैं। सरकार अपने दायित्व को पूरा करेगी सरकारी स्कूल को चलाते हुए। बीच में जो ग्रे एरिया है, इसके लिए सरकार चिंता में है और आप लोग निंदित हो रहे हो, खराब आप भी हो रहे हो। हम ग्रेटर सोसाइटी को समझा नहीं पाएंगे कि प्राइवेट स्कूल में डोमी कौन है, फिलैंथ्रोपिक मोड पे कौन है, या सोशल कॉज के लिए कौन है। इसलिए हमें सोसाइटी में एक ये कोई कानून से नहीं अटका जाएगा, इसको एक सोशल मूवमेंट बनानी पड़ेगी। हमें मालूम कम्युनिटी में कौन इस प्रकार के स्कूल चलाती है। आपकी स्कूल में इतनी पढ़ाई अच्छा होनी चाहिए कि बच्चे को कोचिंग जाना ना पड़े। कम से कम आरआईज की स्कूल्स उस प्रकार की कमिटमेंट, ये संभव है। मैं इस बार निकाला, पिछले एकेडमिक ईयर में नवोदय विद्यालय जो देश की सबसे सामान्य वर्ग के बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, और केंद्रीय विद्यालय में भी देश की सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, उस कम्युनिटी के मध्यवर्गीय बच्चे और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। दोनों बच्चों की अगर परफॉर्मेंस में आईआईटी एडवांस में उनको प्लेस करूं
10% बच्चे इन 2 स्कूल से आते हैं। आपकी स्कूल से भी आए हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आपके स्कूल से इतना पढ़ाई हो कि नवोदय के बच्चे अगर आप आते हैं, आपके स्कूल के बच्चे क्यों नहीं आ पाएंगे? आते भी होंगे। हमें अच्छा लगेगा आप विज्ञापन छपा दो कि भाई आपके स्कूल में इतने लोग जेई एडवांस में आए, क्लाट में आए, नेट कोचिंग वाले। इसको एक दायित्व करके आप चलाओगे, इसी निवेदन के साथ फिर आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।